देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र अपने महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी निःशुल्क कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय है, हमने सभी बच्चों को अनसोल्ड पेपर और मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए। जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई बच्चे हमारे यहाँ ऐसे भी हैं स्पेशल उत्तर प्रदेश बोर्ड में कि बच्चों ने जब से सुना कोरोना चल रहा है या कोरोना आ गया है, तब से उन्हें सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद थी कि इस बार भी पेपर नहीं होंगे और हम बिना पेपर दिए पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपके पेपर भी होंगे और आप पेपर देकर ही पास होंगे। बिना पेपर दिए पास होने की कोई उम्मीद नहीं है आपकी, और परीक्षाओं में तैयारी भी आपको बेहतर रूप से करनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो में ही आप अपने पास होने भर के अंक एकत्र कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पढ़ाई की है वो बच्चे अगर इन वीडियो को देखते हैं तो वो बच्चे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना है। जो बच्चे नए हों वो इस लिंक को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हों वो शेयर कर सकते हैं, सभी दोस्तों को भेज सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। चौथा अध्याय है ये, एक वीडियो एक अध्याय, मतलब एक वीडियो का सिर्फ एक ही अध्याय होगा और इसी में आपको पूरा सलूशन मिल जाएगा कि इस अध्याय से क्या आना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान है, इसमें देखते हैं हम क्या क्या आ सकता है। देखिए सबसे पहला है इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक। ये प्रश्न आपका आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक सी होता है। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन भूपर्पटीय में पाया जाता है, खनिजों के रूप में 0.02% होता है, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है 0.03%। ये लगभग सभी जगह पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, सभी सजीव पौधे हो या जंतु, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको काला रंग प्राप्त हो जाए जिसको जलाने पर मान के चलिए कि वहाँ पर कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा उपलब्ध है। ये पौधे और जंतुओं के शरीर में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन में बंध कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का जो परमाणु होता है उसमें परमाणु संख्या 6 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 कक्षाओं में जाके जाता है। कैसे जाता है, पहली कक्षा में 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 होते हैं। 2 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। लेकिन इसका दूसरा जो कक्षक होता है वो आपका अर्ध भरा हुआ होता है, मतलब उसमें चाहिए 8 और आपके पास है मात्र 4, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता हो जाती है वो आपकी 4 हो जाती है। तो यदि प्रश्न आता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको लिखना 4 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, तो कार्बन चतुसंयोजी यौगिक है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक बंध बनाता है। इसके पास क्या होता है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। मतलब कार्बन के पास 4 है और 4 नहीं है, मतलब टोटल 8 होने चाहिए दूसरे कोष में, लेकिन इसके पास मात्र आधे हैं। तो ये ना तो त्याग सकता है 4 के चारों, और ग्रहण करने में भी इसको बहुत समस्याएं होती हैं। तो कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं तथा तत्वों के साथ साझेदारी करके एक आबंध बनाता है। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के
या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसमें से क्या है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, जिससे एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने, तो जैसे हमने ले लिया H2, तो आपको पता है हाइड्रोजन में मात्र एक ही परमाणु होता है और दूसरे हाइड्रोजन में भी मात्र एक ही परमाणु होता है। ठीक है, दोनों के पास एक एक है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पहले कोष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के पास एक एक है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से क्रिया करके एक बंध बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का। ठीक है, इस प्रकार ये क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं के बीच में बनाते हैं, तो O के पास 2 होती, बाहरी कोष में कितने की कमी होती है, इसका टोटल होता है 8, तो 2 पहले कोष में जाते हैं और दूसरे कोष में 6 जाते हैं, 2 की कमी हो जाती है, तो ये बीच में 2 बंधों को बना लेता है। वैसे इसको बनाने का तरीका आपका यही है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो आप उस तरह बनाएंगे, या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए बेहतर है। आप ऐसा करिए, ये हाइड्रोजन का एक बनाइए और हाइड्रोजन का दूसरा बनाइए, जितने का सहयोग कर रहा हो एक दूसरे से उतने बीच में लिख दीजिए। जैसे इसने एक पहले वाला कर रहा था और एक दूसरे वाला कर रहा था, तो कुल मिलाकर 2 कर रहे थे, तो आपने 2 लिख दिए। ठीक है, और ऑक्सीजन में देखिए कैसा था, ऑक्सीजन में भी इसी तरह था, एक ये था और एक ये था, तो ये कितने कितने की साझेदारी कर रहे थे, ये 2 2 की कर रहे थे, तो यहाँ पर आप 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4, इसको 4 बार लिख देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा। तो आसान भी है, ये पेपरों में भी आता है, 100 में 100% पेपरों में आएगा। सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण पूछे जाते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। और सहसंयोजी यौगिक के विद्युत के कुछ अलग होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और आवेशित कण नहीं होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट देख लीजिएगा, इसके भौतिक गुण पूछे जाते हैं। इसके बाद में ये पूछा जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना हम कहें वो आपका उतना ही कम है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, मतलब एकल बंध पाया जाता है, वो आपके कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनके मध्य डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, वो कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक। तो संतृप्त किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन श्रेणी का सदस्य भी कहते हैं, और जिनमें द्विबंध पाया जाता है वो आपके असंतृप्त होते हैं और उनको एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहते हैं, और जिसमें त्रिबंध पाया जाता है वो हम एल्काइन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, IUPAC नाम आपके इसी से आते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं एल्केन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कैसे, इस सूत्र का क्या मतलब है,
यदि हमने आपसे पूछा कि CH4 का नाम क्या है, तो आप बताइए C की संख्या कितनी है? 1 है। इसका मतलब यहाँ पर N की जगह हमने 1 रखा। जब 1 रखेंगे तो H की जगह भी क्या रखना पड़ेगा? हमें 1 रखना पड़ेगा। तो दो एकम दो, और दो कितने हो गए? 4। तो मतलब CH4 हमारा किस श्रेणी का है? CH4 हमारा है एल्केन श्रेणी का। तो हम एक C जब भी लगा होता है, एक C जब भी लगा होता है तो उसे हम कहते हैं मेथ। ठीक है। और एल्केन श्रेणी का है तो इसमें लगा दीजिए N। तो मेथ धन N क्या बन गया? मेथिन। तो वो जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? मेथिन था। नाम भी बता सकते हैं आप। जैसे हमने आपको बोला C2H4, यहाँ पर C कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 रख के देखिए, तो यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा C2, और यहाँ पर 2 रखेंगे H के पास तो 2 दूनी 4 और 2 6, H6। लेकिन यहाँ पर हमारे पास C2H4 है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ देखिए एल्कीन में, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो C2, ठीक है, और 2 दूनी 4, H4। इसका मतलब किस श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी की सदस्य है। और नाम क्या होगा? तो जब 2 C दिए गए होते हैं तो हम लिख देते हैं एथ, और एल्कीन का हम ले लेंगे इन, तो क्या बन गया? एथीन बन गया। इस प्रकार हम लोग इसके IUPAC नाम भी बनाते हैं। तो चलो हम बनाना सीखेंगे आगे। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम सभी जितने भी कार्बन के साथ परमाणु लगे होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हों या किसी और के हों, उनको हम लोगों को गोलों के अंदर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो आप कार्बन को व्यवस्थित कर लीजिए। C2H6 की बनानी है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले ये देखिए कि C और C के मध्य में कितने की साझेदारी है। तो आपको पता है 2 की साझेदारी है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है। क्योंकि C2H4 आपका, अभी हमने आपको बताया था, सॉरी, C2H6 हम पहले देख लेते हैं किस श्रेणी के सदस्य है। यहाँ से देखेंगे C2H6, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर इसमें, तो ये हो जाएगा C2, और 2 रखेंगे हम यहाँ पर H में, तो 2 दूनी 4 और 2 6, H6। तो ये किस श्रेणी का है? ये हमारा एल्केन श्रेणी के सदस्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक परमाणुओं की साझेदारी होगी। तो कुल C और C के मध्य में कितने परमाणु आ गए? 2 आ गए। ठीक है। अब देखिए एक कार्बन C2H6, H कितने थे इसके पास? 6 थे। तो 3 दे दीजिए इसको, 1 2 3, और 1 2 3। ठीक है। ये तो आपस में एक एक की साझेदारी कर लिए, और हाइड्रोजन भी इसी प्रकार एक एक की साझेदारी करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ H लिख दीजिए सभी जगह। सभी जगह आपने H लिखा। अब कितने कितने की साझेदारी है? यहाँ पर भी एक एक की साझेदारी है। तो यहाँ पर C का तो क्रॉस होगा, और H का आप बिंदु मान लीजिए। यहाँ पर C का क्रॉस होगा और H का बिंदु मान लीजिए। C का क्रॉस मान लीजिए। क्रॉस किस लिए मान रहे हैं? हमें कोई भी सिंबल रखना है। क्रॉस की जगह आप बिंदी मान सकते हैं, क्रॉस की जगह आप लाइन मान सकते हैं, लेकिन हमने बीच में क्रॉस माना था, इसलिए हम यहाँ पर, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सरल है। यहाँ पर क्रॉस मानिए, यहाँ पर बिंदु मानिए, यहाँ पर क्रॉस मानिए, यहाँ पर बिंदु मानिए, यहाँ पर क्रॉस मानिए, और यहाँ बिंदु मानिए। देखिए आपकी बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार किसी की भी पूछे, हम आपको एक और बना के बताते हैं। C2H4 की देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, हमने आपको बताया था। यहाँ पर आपके दो दो परमाणुओं का संयोग होगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है। H कितने हैं? 4 है हमारे पास, तो एक ये रखिए, एक ये रखिए, एक यहाँ रखिए, और एक यहाँ रखिए। 4 हो गए। यहाँ पर लिख दीजिए H सभी में,
और H कितने का संयोग कर रहा है, एक का। तो H का अगर हम बिंदु मान ले तो एक बिंदु हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, H का तो बिंदु हो गया और C का क्रॉस हो गया। तो एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस और चार क्रॉस। लो बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नाम लिख दीजिए, यहाँ पर भी C लिखिए, यहाँ पर भी C लिखिए। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपसे बन जाएगी और ये चीज़ आपकी परीक्षाओं में 100% पूछी भी जाती है। ठीक है, अगर आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना है तो आपको गोलों की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे आप बना सकते हैं। जैसे CH4 है तो C अकेला है, C की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 डंडे लगा दीजिए और H कितने दिए गए हैं, 4। तो चारों जगह H चिपका दीजिए, आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद में इथेन, 2 C है और H कितने, 6। तो सबसे पहले तो आप 2 C लिखिए और H है 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 H हो गए। अब देखिए कार्बन की कितनी संयोजकता बाकी है, एक बाकी है। तो एक बंद लगा दीजिए, ये आपकी हो गई संरचना। और देखिए प्रोपेन, C3H8, 1 2 3, 3 C हो गए। H कितने, 8 हैं। तो 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए और बचे कितने, 6 हो गए, 2 बचे, 2 इसको दे दीजिए। अब देखिए इसकी संयोजकता कितनी है, 3 हो गई है, एक कम है, एक बंद लगा दीजिए। इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, एक कम है, एक बंद लगा दीजिए। और अब सबकी पूरी हो जाती है। जितनी जगह आपने बंद लगाया सब जगह H लिख दीजिएगा, आपकी संयोजक ये संरचना तैयार हो गई। तो इस तरह आप आसानी से सभी संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी मैंने आपको बताई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनाई थी, ये आपकी असंतृप्त की है। असंतृप्त की भी उसी प्रकार बनेगी, लेकिन का जितने का साझेदारी होती है दोनों के बीच में, उसी के जस्ट डबल बीच में रखा जाता है। जैसे 1 1 की साझेदारी है तो बीच में 2 रखेंगे, 2 2 की साझेदारी है तो बीच में 4 रखेंगे, 3 3 की साझेदारी है तो बीच में 6 रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए C2H2 है तो हम बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ पर हमने 2 बनाया, यहाँ पर C, यहाँ पर C। C2H2, C2 तो हो गए, H हमारे पास कितने हैं, H हमारे पास 2 ही है। तो एक H यहाँ रख दीजिए, एक H यहाँ रख दीजिए। ये H हो गया और ये H हो गया। ठीक है, ये है आपका एल्कीन श्रेणी के सदस्य। एल्कीन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप 6 ठो रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हाइड्रोजन हमेशा एक बंध का साझेदारी कर सकता है। तो यहाँ पर आप ऐसे रख दीजिए, एक क्रॉस और एक बिंदु। हो गया आपका संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप सीख गए हैं और आणविक संरचना भी आपने सीखी है। ये देखिए आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचनात्मक सूत्र भी दिए गए हैं। उसी प्रकार है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लग सकता है। जैसे मैं इसकी बना के दिखाता हूँ आपको। C3H6 है, 1 2 3, 3 C दिए गए, हमने ले लिया है। ठीक है, इसके बाद H कितने, 6 हैं, 3 हमने 3 इसको दे दिए। हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 3 बचे हैं। तो हम अगले को 3 नहीं दे सकते। अगर हमने इसको 3 दे दिए तो सूत्र हमारा हो जाएगा गलत। तो हम अगले को 3 नहीं देंगे, हम ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि सबकी संयोजकता पूरी हो जाए। तो हमने 1 इसको दे दिया, तो कितने हो गए इसकी, पहले वाले की हो गई 4 पूरी और इसकी हो गई 1। अगर हम इसको सिंगल और दे दें तो कुल H कितने निकल गए, 1 2 3 4 निकल गए। ठीक है, बचे कितने, 2, तो इसको दे दीजिए और बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपकी संयोजकता पूरी हो जाएगी और सभी जगह आप H लिख दीजिए। इस प्रकार आप इसमें से IUPAC जितने भी नाम है वो भी बना सकते हैं। ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हैं, दिए गए हैं, ये आपसे बन जाएंगी। वहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन पूछे गए हैं, कितने होते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक विवृत श्रृंखला वाले
एक होते हैं समृद्ध श्रृंखला वाले। विवृत किसे कहते हैं? जो खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं उसे विवृत श्रृंखला कहते हैं, और जो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं उसे समृद्ध श्रृंखला कहते हैं। समृद्ध श्रृंखला को हम लोग एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें से वैसे जो आपके सिलेबस में है वो सीधी श्रृंखला है, और शाखित श्रृंखला है ये आपके ये आपके उसके हैं, बेंजीन वाले हैं ये। इसमें हम आपको IUPAC नाम बनाना बताते हैं, कैसे बनेंगे। देखिए, जहाँ पर सिर्फ एक सी दिया गया हो तो वहाँ पर होता है मेथ। ठीक है, 2 सी दिया गया हो तो हो जाता है एथ, 3 सी दिया गया हो तो हो जाता है प्रोप। ठीक है, और 4 सी दिया गया हो ब्यूट, 5 सी दिया गया हो पेंट। इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, होने का तो ये 10 तक होते हैं, लेकिन 5 तक में आपका काम चल जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो संख्या ध्यान दीजिएगा, 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट और 5 में पेंट। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं IUPAC नाम कैसे बनते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ से अब नाम बना सकते हैं C2H4। तो C की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 से आपने पढ़ा था क्या होता है? एथ होता है। ठीक है, हमने एथ लिख दिया। और यहाँ पर देखिए बॉन्ड कौन सा लगा है? त्रिबंध लगा है। त्रिबंध किस में होता है? एल्कीन श्रेणी में होता है कि एल्काइन में होता है? जो सिंगल बंध होता है वो होता है आपका एल्केन श्रेणी में। ठीक है, और द्विबंध होता है वो होता है एल्कीन श्रेणी में, और त्रिबंध किस में होता है? एल्काइन श्रेणी में। तो यहाँ पर आयन आ गया, क्योंकि त्रिबंध है तो आयन लगा दो, तो एथ धन आयन क्या हो गया? एथ आयन। तो ये आपका बन गया। इस प्रकार IUPAC नाम बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सी है तो मेथ, एथ, प्रोप। तो 3 से हो गया प्रोप। और यहाँ पर बंध कौन सा लगा है? त्रिबंध लगा है। तो त्रिबंध में आप क्या कह सकते हैं? आयन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? प्रोपायन। और क्या है अगला? C4H6। तो जब 4 सी होते हैं तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये हो गया आपका ब्यूट, और त्रिबंध लगा है तो आयन। तो क्या बन गया? ब्यूटायन। तो यही आपका ब्यूटायन भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप ये नोट कर लीजिएगा, 1 सी है तो मेथ, 2 सी है तो एथ, 3 में एथ में मेथ, प्रोप, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट। इस प्रकार 5 तक ही आप याद कर लेंगे तो पर्याप्त है, इससे ऊपर नहीं आपका आएगा। अब अनुलग्नक वाले आपके दिए गए हैं। किसी में आपने देखा होगा C2H5Cl, किसी में Cl लगा होता है, किसी में लिखा होगा C2H5OH। तो ये आपके समूह होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ClBrI ये आपके हेलोजन समूह होते हैं, और OH आपका एल्कोहल समूह होता है, और CHO सिंगल बॉन्ड CHO ये आपका एल्डिहाइड समूह होता है, और सिंगल बॉन्ड CO ये आपका कीटोन समूह होता है। ठीक है, तो ये समूह भी आपके लगे हो सकते हैं, तो समूह भी हम अभी आपको बताएंगे। और एक आपका कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपके कोर्स में है और इनको आप विशेष रूप से देखिए, ये आपके आ सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़ें आपके पास महत्वपूर्ण हैं। ये आपका है यदि कहीं पर आपका OH लगा मिल जाए किसी में, तो वहाँ पर ऑल लगा देना। ये लिखा है ना, जो भी आप बनाएंगे उसके अंत में क्या लगा देना, ऑल। तो जैसे यहाँ पर देखो 3C हैं, तो 3C से आप बताइए क्या होता है, मेथ एथ प्रोप। प्रोप होता है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोप तो ये हो गया, और सिंगल बॉन्ड में आपको पता है एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं, तो प्रोप धन एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। और प्रोपेन में जोड़ दो ऑल, क्योंकि यहाँ पर लगा है OH, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। चलो दूसरा देख लेते हैं, समझ में कम आया हो तो। इसी का दूसरा भी है। यहाँ पर कितने C हैं, 3C हैं। 3C का मतलब मेथ एथ प्रोप, तो ये भी क्या है, प्रोप है। और सभी में सिंगल बॉन्ड लगा है, क्योंकि ये अनुलग्नक वाला, ये आपका समूह वाला डबल बॉन्ड है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ C के बीच में देखिए कितने के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बन गया प्रोप धन एन, तो क्या बन गया, प्रोपेन। और इसमें क्या जोड़ा है, CHO, इसका मतलब एल्डिहाइड समूह, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे अल, तो ये प्रोपेन धन एन क्या बन गया, प्रोपेन, और उसमें जोड़ो अल, तो क्या बन गया, प्रोपेनल। तो ये आपका UPSC नाम है, इसका तैयार हो गया। और इसका देख लेते हैं, CC में ये आपका अनुलग उसका है, समूह का, तो ये हम डबल बॉन्ड नहीं जोड़ेंगे, हम C और C के मध्य के बॉन्ड जोड़ेंगे कि कहीं डबल तो नहीं है, तो कहीं पर भी डबल नहीं है, C और C के मध्य में सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये मेथ एथ प्रोप, तो इसमें भी क्या है, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। और समूह क्या लगा है, कीटोन समूह, लेकिन यहाँ पे इसने गलत लगा दिया है, कीटोन समूह में CO होता है, इसने H लगा दिया है, क्योंकि H में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगता है, तो यहाँ पर आपका O होना चाहिए, ये गलत लिखा है, H नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जब भी कीटोन समूह लगता है, तो यहाँ पर हम ऑन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ऑन, तो प्रोपेन धन ऑन, तो क्या बन गया, प्रोपेनोन। तो ये आपका UPSC नाम है। कार्बोक्सिलिक समूह में देख लीजिए, सभी जगह C में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या बन गया, प्रोप धन, तो प्रोपेन ही कर देते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, तो प्रोपेन तो ये बन गया। अब अगर कार्बोक्सिलिक समूह कब होता है, जब COOH मिलता है, तब कार्बोक्सिलिक होता है, तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, OIC एसिड, तो प्रोपेन तो ये हो गया, और OIC एसिड जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये इसका UPSC नाम बन गया। तो उम्मीद करते हैं तो सभी बच्चों को UPSC समझ में आ गए होंगे, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और परीक्षाओं में तो ये मान के चलिए कि इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता है। इसकी विस्तार से जानकारी के लिए UPSC का एक वीडियो आपका उपलब्ध है, जिसमें से एक नहीं कम से कम 4-5 वीडियो हैं, जिसमें से आप सभी UPSC नामों को बहुत विस्तार से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दहन और ऑक्सीकरण आ जाता है। दहन आता है, दहन और ऑक्सीकरण में अंतर पूछता है, तो कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनमें दहन की प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। तो ये दहन अगर आता है तो आप ये सब लिखेंगे इसमें। और इसके बाद में आपका कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें एथेनॉल के गुणधर्म और पूछा जा सकता है। तो एथेनॉल आपका रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद होता है इसमें, जल में घुलनशील होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। और क्या इसमें आ सकता है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म एथेनॉल का आपने पढ़ा ना ऊपर, तो उसमें एथेनॉल का आपका रंगहीन, स्वाद में खट्टास, सिरके जैसी गंध होती है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। वैसे ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। साबुनीकरण आपका 100 में 100% पूछा जाएगा किसी भी प्रकार से, ये हर सेट में आता है साबुनीकरण की। ये आप यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, ये आप यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा। ये साबुन तैयार करने की विधि है, हिंदी आपको देख लीजिएगा किताबों से, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये समीकरण आपको याद करके जाना है, इसके बिना आपका पेपर नहीं बन सकता है। 100 में 100% महत्वपूर्ण है कि आपके पेपरों में मिलेगा ही मिलेगा साबुनीकरण। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर को, जिसे आप लोग निरमा बोलते हैं, और साबुन होता है बट्टी वाला, जिसे घड़ी, रिन, ये सब साबुन है। तो साबुन के बारे में क्या लिखेंगे, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल में सफाई देते हैं, ठीक है। और अपमार्जक कौन होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में झाग देते हैं और अपना सफाई करते हैं। और साबुन में क्या होता है, साबुन में जल रागी सिरा होता है, और इसमें जल विरागी है आपका। चलिए, ये आपकी मिसेल कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि मिसेल किसे कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप, तेल मैल कैसा होता है, तेली होता है, और जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इससे मिसेल की संरचना बन जाती है। यह आपका 100 में 100% उम्मीद है पूछे जाने की, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं जहाँ पर ये ना पूछा जाता हो। तो ये मिसेल की संरचना है, मिसेल की संरचना, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि मिसेल के बारे में, तो आप लिख सकते हैं साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ़ हो जाते हैं। जो मतलब साबुन का झाग छूटेगा वही आपका साबुन का मिसेल होता है, उसी से आपके कपड़ों का मैल छूटता है। आप देखते होंगे जिन साबुनों से झाग नहीं आती है उन साबुनों से कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, और जिनसे झाग आती है उनसे कपड़े भी साफ़ होते हैं। तो साबुन आपके बनाते हैं मिसेल, और मिसेल के बाद ही आपके कपड़े साफ़ होते हैं। नीचे देखिए, साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी अध्याय समाप्त होता है। जो चीज़ें आ सकती थी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से आपका IUPAC नाम आ सकते हैं, अनुलग्नक जोड़कर भी IUPAC नाम आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ सकती है, साबुनीकरण आ सकता है, मिसेल और इसकी संरचना आ सकती है, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद और कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके आ सकते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ये आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है। अगला ये है, साबुन कठोर जल में धोने के लिए प्रभावशाली नहीं होता है, क्यों। अगला है, हाइड्रोकार्बन क्या है।
समजाति श्रेणी की 2 विशेषताएं, इसमें ये जरूरी नहीं कि ये वाले संरचना सूत्र आ जाएं, कोई और भी आ सकते हैं, लेकिन संरचना सूत्र आपका जरूर आएगा। साबुन और अपमार्जक में अंतर 100 में 100% इम्पोर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। हाइड्रोजनीकरण आ सकता है। IUPAC नाम लिखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही वाले आएँ। IUPAC आपके कोई और नाम भी हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। बहुत खुशी की बात है कि आपके एक एक वीडियो में पूरे अध्याय का निचोड़ दिया गया है। इसके बाद भी यदि बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आते हैं, तो ये दुर्भाग्य होगा आपका कि आपने इन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से आपके एक एक चीज़ों को तैयार किया है। इसके बाद भी यदि आपने तैयारी नहीं की और परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं अर्जित किए, तो ये हमारे लिए भी बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि आपके किसी भी प्रकार के पेपरों में बेकार अंक ना आए। तो चलिए, आपने बहुत मेहनत की होगी, पूरा वीडियो देखा होगा, बहुत खुशी है हमें इस बात की। बस अभी तक अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो, नए बच्चों ने, वो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके सब्सक्राइब करने से आपके परीक्षाओं से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आप हमेशा एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद।